हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। मैं विनोद सर कनिष्का कोचिंग क्लासेस से एमपी बोर्ड स्टडी जोन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपको पढ़ाने चाह रहा हूँ क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस के वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में अध्याय 4 चैप्टर नंबर 4 कार्बन एवं इसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में आज हम पढ़ेंगे वेरी वेरी सिलेक्टेड क्वेश्चन। चलिए हम प्रारंभ करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। और ये क्वेश्चन लिखा हुआ है प्रश्न नंबर 1 में, CO2 गैस जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहते हैं उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को हमको बताना है। आखिर कैसे बनाएं? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कार्बन डाइऑक्साइड है, उस कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर सबसे बड़ी खासियत होती है कि एक कार्बन दो ऑक्सीजन है। यदि हम उसकी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे तो कार्बन और ऑक्सीजन है कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, उसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होती है, एक कार्बन दो ऑक्सीजन के साथ में। अब जो कार्बन है उस कार्बन के पास में परमाणु क्रमांक उसका 6 होता है। उसकी पहली कक्षा के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबसे अंतिम जो कक्षा होती है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में हम उन्हीं 4 इलेक्ट्रॉन को डॉट के फॉर्म में दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर कार्बन के वो 4 इलेक्ट्रॉन जिन्हें हम डॉट के फॉर्म में दिखा रहे हैं वो ये है। तो देखो यहाँ पर कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन को हम दिखाएंगे तो ये तो कार्बन है, कार्बन के 1 2 और 3 और 4 इलेक्ट्रॉन। अब हम बात करेंगे ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। पहली कक्षा के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, सबसे बाहर वाली कक्षा में होते हैं वो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उनके 6 इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे दिखाएंगे जैसे ये ऑक्सीजन का संकेत बना दिया और इस तरह से क्रॉस के फॉर्म में दिखा दिए इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन तो ये है, 5वां ये है, 6वां ये है। उसी तरह से 4 इलेक्ट्रॉन इसके ये हैं, 5वां ये है, 6वां ये है। ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन की सहायता से, जब 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है इधर से ऑक्सीजन और इधर से कार्बन करता है तो ऐसे 4 इलेक्ट्रॉन बनते हैं। तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन से हम 2 बॉन्ड बना लेते हैं क्योंकि एक बंध में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहाँ पर कार्बन की देखें, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन तो पहले से हैं और 2 इलेक्ट्रॉन ये 6 और 2 ये आगे 8। तो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनने वाला ये सहसंयोजी बंध वास्तव में देखेंगे तो इस पूरे सर्कल में 8 इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन यानी उसका अष्टक पूर्ण हो गया, हम कहते हैं इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। उसी तरह से ऑक्सीजन में देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसीलिए पूरा सर्कल ऐसे घुमाएंगे। ये देखिए पूरा सर्कल, सर्कल भी बनाइए साथ साथ में। यहाँ पर आप देखेंगे तो इस ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसीलिए सर्कल पूरा का पूरा ऐसा घुमा हुआ है। ये CO2 गैस की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है जो लेविस वैज्ञानिक ने दी थी, इसीलिए इसको लेविस या लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के नाम से भी जाना जाता है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, साइक्लोपेंटेन का सूत्र और उसके इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बताइए क्या होगी। तो देखो साइक्लोपेंटेन का सूत्र होगा तो वो देखो क्या है, C5H10। साइक्लोपेंटेन को यदि मैं बनाना चाहूं तो वो कैसे बनता है, साइक्लोपेंटेन की संरचना कुछ ऐसी होती है कि आप ऐसे रिंग वाली संरचना बनाएंगे। यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, देखो कार्बन रिंग के अंदर है, जहां जॉइंट दिख रहे हैं वहां पर कार्बन लगा दिए, 5 कार्बन, देखो सूत्र के हिसाब से 5 कार्बन, हाइड्रोजन 2 है। हाइड्रोजन यहाँ पर कार्बन के साथ में 2 हाइड्रोजन लगेंगे, हर किसी कार्बन के साथ में 2 हाइड्रोजन, और हर किसी कार्बन के साथ में जब आप 2 हाइड्रोजन लगाएंगे तो सबसे बढ़िया बात है कि हाइड्रोजन हो जाएंगे कितने, 10, क्योंकि एक कार्बन से 2 लगे हुए हैं, ऐसे 5 कार्बन है तो 10 हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो ये तो संरचना है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना नहीं है अभी। अब इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, उसका तरीका क्या है। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि सबसे बढ़िया और आसान तरीका क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना जब बनाने की कोशिश करोगे तो सबसे आसान ये है कि ये संरचना बना ले, इसके एक एक बंध को हटाते जाएं और जहां एक बंध हटता है वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। जैसे यहाँ पर कार्बन के साथ में ये बंध है, इसको हम हटाएंगे और इसको जब हम हटाएंगे तो यहाँ पर सबसे बढ़िया बात है कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लगाएंगे, तो बंध हटाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन लगाते जाएंगे। उसी तरह से जहाँ हाइड्रोजन है यहाँ पर भी बंध हटाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन लगाते जाएंगे। तो आप देखिए इस कार्बन के पास में आप देखेंगे तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 और 4। पड़ोसी कार्बन है उसकी भी 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 और 4। तो जब हम इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बताएंगे तो
इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के अंदर जैसे मैंने इसको पूरा साफ कर दिया, अब हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना इसकी कैसे बनाएं, तो उसका बड़ा सा आसान तरीका है कि क्या करें कि यहाँ पर कार्बन था, यहाँ कार्बन था, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रख दें। यहाँ पर कार्बन था तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दें। यहाँ पर कार्बन था, इसके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दें। और यहाँ पर एक कार्बन था, इसके 2 इलेक्ट्रॉन इधर और इसके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दें। अब हर किसी कार्बन के साथ में हाइड्रोजन है, तो हम हाइड्रोजन को लिख दें इसके पड़ोस में, ऐसे लिख दें। 2 हाइड्रोजन है लेकिन, तो हम 2 लिखेंगे, 1 और ये 2 हाइड्रोजन हम यहाँ लगाएंगे, साथ में ये 2 हाइड्रोजन लगा दिए। अब हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन और कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन आपस में साझेदारी करेगा, तो यहाँ पर देखो ये कार्बन का और ये हाइड्रोजन का क्रॉस से दिखा दिया। फिर यहाँ पर ये कार्बन, ये हाइड्रोजन का क्रॉस से है, यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन, यहाँ पर कार्बन का और हाइड्रोजन का, यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही करेंगे, एक डॉट एक क्रॉस लगाते जाएं, जिससे हमें पता चल जाए कि 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का तो दूसरा हाइड्रोजन का होगा। तो इस तरह से हम क्रॉस लगा दें और डॉट लगा दें। तो अब हम देखेंगे तो इस हाइड्रोजन के 2 कंप्लीट हो गए हैं, मैं आपको बता ही देता हूँ। इस हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, इसके 2 कंप्लीट, ऐसे सर्कल घुमाएंगे, सर्कल में दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाने चाहिए। जैसे ये है इसके अंदर, ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन सर्कल के अंदर, तो इस सर्कल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इस तरह से हाइड्रोजन के लिए हमने बना दिया। उसी तरह कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन बनाएंगे, तो कार्बन के देखिए 2 2 4 5 6 7 8, तो एक सर्कल ऐसा जाएगा जो यहाँ से घूमता हुआ ऐसा आएगा। ऐसे हर किसी बनाएंगे, 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका मतलब सर्कल कुछ ऐसा जाएगा और यहाँ से घूमता हुआ ऐसे इलेक्ट्रॉन को लाएगा। इस तरह से हम हर किसी कार्बन के लिए बनाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना साइक्लोपेंटेन की बन जाएगी। चलिए बात करते हैं निम्न युग्मों की संरचनाएं बनाइए। तो संरचना बनाते समय सबसे पहले एथेनोइक अम्ल, और एथेनोइक अम्ल का सूत्र लिखा होता है, यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, CH3COOH। जब इसकी संरचना बनाएंगे तो क्या करेंगे, कार्बन लिखेंगे, 3 हाइड्रोजन ऐसे जोड़ेंगे, COOH को डबल बॉन्ड द्विबंध बनाकर ऐसे जोड़ेंगे, फिर ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन ऐसे जोड़ते जाएंगे। ये CH3COOH, जिसे हम एसिडिक अम्ल कहते हैं, जिसे विनेगर कहते हैं, सिरका में पाया जाता है, उसकी संरचना है। दूसरा ब्रोमोपेंटेन। ब्रोमोपेंटेन बनाने के लिए हमारे पास पेंट मतलब 5 कार्बन, तो पहले देखो 5 कार्बन बनाएंगे, सबको एक एक बंध से जोड़ दिया है। फिर हाइड्रोजन इसकी संयोजकता के हिसाब से लगाते जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दें, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दें, देखो सब जगह हाइड्रोजन लगी, यहाँ देखिए हाइड्रोजन लगी हुई, एक एक बंध यहाँ पर खाली है, क्योंकि कार्बन की 4 संयोजकता होती है। देखिए 1 2 3 और ये 4 ऐसे लगाएंगे, और लगाने के बाद में यहाँ पर Br लगा देंगे। ये बन गया ब्रोमोपेंटेन। 1 2 3 4 5 कार्बन है, एकल बंध से जुड़े हैं तो पेंटेन, और एक ब्रोमीन जोड़ दें तो बन गया ब्रोमोपेंटेन। ऐसे बनाया करें ब्रोमोपेंटेन। ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉन का मतलब होता है 4 कार्बन, 1 2 3 और ये 4, वो कह रहे हैं ब्यूटेनॉन। ऑन का मतलब कीटोन, बीच में कहीं C डबल बॉन्ड O लगाना है, तो ये लग गया। सब जगह हाइड्रोजन लगा दीजिए, ये देखो हाइड्रोजन लगे हुए हैं। संयोजकता के हिसाब से कार्बन की 4 संयोजकता होती है, वैसे ही हम हाइड्रोजन लगाते जाते हैं। इस तरह से हम हाइड्रोजन लगाएंगे। अब कह रहे हैं हेक्सेनल, अलग जहां आता है वहां पर CHO समूह होता है, जिसे हम एल्डिहाइड कहते हैं। हेक्सेनल कैसे बनाएं, हेक्सेन 1 2 3 4 5 और 6 अल कह रहे हैं, तो देखो यहाँ पर CHO डबल बॉन्ड O और यहाँ पर हाइड्रोजन, बाकी सब जगह हाइड्रोजन लगाते जाएंगे। ये सब जगह हाइड्रोजन लगे हुए देख सकते हैं आप। इसका मतलब ये हुआ कि हेक्सेनल के अंदर क्रियात्मक समूह CHO एल्डिहाइड होता है, ब्यूटेनॉन में कीटोन CO होता है, और ब्रोमोपेंटोन पेंटेन उसमें Br होता है, एथेनोइक अम्ल में COOH होता है। ये जो तरीका है, ये आजकल इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन के आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। आप प्रैक्टिस किया करें कि हेक्सेन लिखा हुआ है तो 6 कार्बन लिखें, अल लिखा हुआ है तो CHO जोड़ना है ना। तो इस तरह से आपको करना है। नेक्स्ट है सजातीय या समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि समजातीय या सजातीय श्रेणी क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि सजातीय श्रेणी का मतलब क्या है, यौगिकों की एक ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार के क्रियात्मक समूह से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। कार्बन यौगिकों की एक ऐसी श्रृंखला जिसमें
हाइड्रोकार्बन या कार्बनिक युग्म में उपस्थित हाइड्रोजन को हटाकर कोई क्रियात्मक समूह जोड़ दिया जाता है और सभी सदस्यों में समान क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है, ऐसी बनने वाली श्रेणी को हम सजातीय या समजातीय श्रेणी कहते हैं। समजातीय श्रेणी की खासियत हुआ करती है, मैं आपको बता दूं कि पहली खासियत तो ये है कि इसमें लगातार जो समूह होते हैं उनमें एक कार्बन दो हाइड्रोजन का डिफरेंस होता है, अंतर होता है। कैसे देखो, जैसे मीथेनॉल CH3OH, अब इसमें एक कार्बन जोड़ दिए C2, 3 में 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए C2H5OH, तो इन दोनों में एक कार्बन दो हाइड्रोजन का डिफरेंस है। यहाँ देखेंगे तो यहाँ भी एक कार्बन, 2 कार्बन या 3 हो गए या 5 कार्बन, 5 हाइड्रोजन या 7 हो गए, इसका मतलब इन दोनों में भी लगातार देखना आपको, इन दोनों में भी एक कार्बन दो हाइड्रोजन का डिफरेंस है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो श्रेणी है एल्कोहल की, एक समजातीय और सजातीय श्रेणी है। आप कोई सी भी श्रेणी बना सकते हैं। आपसे पूछा है सजातीय श्रेणी के कोई दो गुण लिखिए, तो पहले गुण, इन श्रेणी के लगातार सदस्यों में एक कार्बन दो हाइड्रोजन का अंतर होता है अणु सूत्र के हिसाब से। लेकिन अणु भार के हिसाब से देखा जाए तो कार्बन 12 होता है और हाइड्रोजन के 2 हो गए, तो 12 तो 14, 14 का अंतर आएगा, 14 का अंतर आएगा। तीसरी खासियत, इनके अंदर समान क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं। जैसे देखो, एल्कोहल सजातीय श्रेणी में OH होगा, एल्डिहाइड में CHO होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है उसमें COOH होता है। इसीलिए कहा जाता है एल्कीन होंगे उनमें सब जगह डबल बॉन्ड होंगे, द्विबंध होंगे, एल्काइन होंगे उसमें त्रिबंध होंगे। ये इसकी खासियत है। तो आप इसमें सबसे पहले परिभाषा याद करें, साथ में उदाहरण भी याद कर लें। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। प्रश्न नंबर 5 है, उसमें लिखा हुआ 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक उपयोग क्या है। हाइड्रोजनीकरण नाम से पता चल रहा है, इसमें हाइड्रोजन गैस का युग्मन होता है, हाइड्रोजन गैस का संलयन होता है। तो देखो लिखा हुआ, असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों में जब निकेल, प्लेटिनम अथवा पैलेडियम की उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित किया जाता है, तब यह हाइड्रोजन गैस की वजह से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदल जाते हैं। इसी अभिक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। इसका बड़े स्तर पर उपयोग देखा जाए तो उपयोग तो मैं आपको बताऊंगा कि किसमें करते हैं, औद्योगिक उपयोग आखिर क्या है। इससे पहले हम ये देख लें कि देखो यहाँ पर एल्काइन है, इथाइन, इसमें हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं, चाहे निकेल उत्प्रेरक हो, चाहे प्लेटिनम हो या पैलेडियम हो, तीनों में से कोई भी उत्प्रेरक हो उसकी उपस्थिति में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस एक हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसमें 2 हाइड्रोजन और जुड़ जाते हैं, एक बंध ये हटता है, दूसरा एक और हट जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इस हाइड्रोजन की जगह इस हाइड्रोजन के साथ में 2 हाइड्रोजन और जुड़ते हैं, इस हाइड्रोजन से भी 2 हाइड्रोजन जुड़ते हैं। तो इसका मतलब है कि CH3 और इसी को हम लिख सकते हैं C2H6। तो इथाइन से एथेन बन गया, मतलब एल्काइन से क्या बन गया, एल्केन। ये जो अपक्रिया है वो वास्तव में देखी जाए तो ये हाइड्रोजनीकरण अपक्रिया है। इसमें असंतृप्त यौगिक यानी एल्काइन और एथाइन है, वो संतृप्त यौगिक एल्केन अर्थात एथेन में बदल चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका औद्योगिक उपयोग भी है। औद्योगिक उपयोग में आपको बता दूं कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है वनस्पति तेल में। तो वनस्पति तेल में असंतृप्त यौगिकों की मात्रा अधिक होती है, ये पूरी तरह से असंतृप्त होता है। जब इसमें निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, याद रखिए निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित किया जाता है, तो वनस्पति तेल से वनस्पति घी, जिसे हम वनस्पति डालडा कहते हैं, उसका निर्माण होता है। और इस अभिक्रिया में असंतृप्त तेल होता है, वो संतृप्त घी के अंदर परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में आखिर कौन सी अभिक्रिया का उपयोग करते हैं, तो उत्तर आता है हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। किस उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं, निकेल उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। ये ओटी पूछी जाती है इसमें से। चलिए अगला क्वेश्चन है, साबुन की सफाई प्रक्रिया और क्रिया विधि को समझाइए। साबुन से आखिर कपड़े साफ कैसे होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि साबुन के अणु होते हैं, उनमें 2 सिरे होते हैं, एक उसकी पूंछ कहलाती है और एक उसका सिर कहलाता है। देखिए यहाँ पर ये साबुन का अणु है, मैं आपको बता देता हूं। ये साबुन के अणु में यहाँ पर ये तो सिर है इसका और ये पूंछ है। जो साबुन का अणु है, ये पूंछ वाला जो भाग होता है वो जल बैरागी है, और जल बैरागी का मतलब होता है ये पानी से दूर भागता है, ये पानी की तरफ आकर्षित नहीं होता। और ये जो इसका सिर हुआ करता है ये जल रागी सिरा कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ ये पानी की तरफ भागता है, ये जल स्नेही है, ये जल विरोधी है।
ये साबुन का अणु है, साबुन का अणु है, उसमें एक सिरा होता है वो सिर कहलाता है, दूसरा सिरा पूंछ जैसा दिखता है और उसी के अंदर जल वैरागी अणु उपस्थित होते हैं, भाग उपस्थित होते हैं। यहाँ पर आप देखिए जो तेली गंदगी हुआ करती है, ये तेली गंदगी है कपड़े पर, इसको यदि हम हटाना चाहते हैं, साफ करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, पहले पानी में भिगोते हैं कपड़ों को, उसके बाद हम साबुन लगाते हैं। जो साबुन लगाते हैं उसके अंदर दो सिरे हैं, एक वो होता है जो तेल की तरफ आकर्षित होगा, वो उसकी पूंछ होती है, और जो सिर होता है वो पानी की तरफ आकर्षित होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत सारे साबुन के अणु होते हैं, ऐसे व्यवस्थित हो जाते हैं कि उनका सिरा बाहर की तरफ होता है, उनका जो सिर होता है वो बाहर की तरफ है, उनकी पूंछ होती है वो अंदर की तरफ है, और एक ऐसी संरचना बना लेते हैं जो लगभग लगभग वृत्ताकार होती है। और इस संरचना की खासियत होती है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होता है, इसके कारण पानी के साथ में ये एक संरचना बनाती है वृत्ताकार, और इसी वृत्ताकार संरचना को हम मिसेल कहते हैं। क्या कहते हैं? मिसेल। तो साबुन पानी के साथ में मिसेल बनाता है, और मिसेल के बीचों बीच आपकी गंदगी उपस्थित होती है। जब हम साबुन को उपयोग किया करते हैं तो साबुन पानी के साथ में इस गंदगी को लेकर बाहर आता है। इस तरह से हम कपड़ों पर उपस्थित गंदगी को साबुन से साफ कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, ईंधन के रूप में एल्कोहल का उपयोग कैसे किया जाता है, समझाइए। तो देखो 2024 में पूछा वो क्वेश्चन है कि ईंधन के रूप में, फ्यूल के रूप में आखिर इस एल्कोहल का उपयोग कैसे किया जाता है। कुछ देशों में एल्कोहल में पेट्रोल मिलाई जाती है और स्वच्छ ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यह ईंधन पर्याप्त ऑक्सीजन होने पर केवल कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित करता है, जल उत्पन्न करता है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जैसी विषैली गैस को कभी भी उत्सर्जित नहीं करता है। इसीलिए उन देशों में स्वच्छ ईंधन के रूप में एल्कोहल और पेट्रोल का मिश्रण उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 8, इथेनॉल के कोई दो गुणधर्म लिखिए। देखिए 2025 यानी पिछले साल आया वो क्वेश्चन है। आजकल इस पोर्शन से काफी कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जो कार्बन एवं इसके जो कंपाउंड है, यौगिक है, उनमें से ये जो पोर्शन मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसमें से पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। कमरे के सामान्य तापमान पर यह द्रव अवस्था में, आपको पता है कि एल्कोहल द्रव अवस्था में होता है। इथेनॉल का मतलब होता है इथाइल एल्कोहल, जिसका सूत्र होता है C2H5OH, जिसको हम शराब कहते हैं, कच्ची शराब नहीं, शराब कहते हैं, है ना। दूसरा, ये अच्छा विलायक होता है, जैसे पानी विलायक है वैसे ये भी विलायक है। बहुत सारी दवाइयां इसमें बनाते हैं, जैसे टिंचर आयोडीन, खांसी की शीशी आती है कफ सिरप, उसमें भी टॉनिक की तरह इसका उपयोग किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि वास्तव में खांसी की शीशी बनाने में, कफ सिरप बनाने में भी एल्कोहल का उपयोग करते हैं, जरूरत से ज्यादा। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि सुबह शाम पीना है, और आपने उसमें उन्होंने एडवाइस भी दिया था कि आप सुबह 5 ml सुबह और 5 ml शाम को पिए बस। लेकिन आपने क्या किया कि 10 ml सुबह, 10 दोपहर और 10 ml आपने शाम को पी ली, तो इसका मतलब हाई डोज चला गया बॉडी के अंदर, तो दवाई तो गई लेकिन साथ में एल्कोहल भी चला गया, फिर आपको नींद आती है दम पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप लंबे समय तक इसको यूज करेंगे तो इसका इफेक्ट आपको पता है कि दारू जैसा है। क्यों? क्योंकि कफ सिरप है किसमें बनाई जाती है? एल्कोहल में बनाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है जो पिछली साल पूछा गया था 2025 में, एथेनोइक अम्ल के कोई दो गुणधर्म लिखिए। देखो एथेनोइक अम्ल एक एसिटिक अम्ल होता है, इसका 3 से 4% विलयन सिरका यानी विनेगर कहलाता है। दुर्बल अम्ल होता है, इसका उपयोग अचार के परिरक्षण में, प्रिजर्वेशन में किया जाता है। अचार को लंबे समय तक 2 साल 3 साल चलाना है तो उसमें क्या मिला देते हैं? सिरका मिला देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 10, सहसंयोगी आबंध एवं सहसंयोगी यौगिक किसे कहते हैं? ऐसे यौगिक जिनके बीच में सहसंयोगी बंध पाया जाता है वो सहसंयोगी यौगिक कहलाते हैं। अब सहसंयोगी बंध क्या होता है? दो परमाणु अथवा 2 से अधिक परमाणुओं के मध्य बनने वाला एक ऐसा बंध जो कि इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनता है, सहसंयोजी बंध कहलाता है। और सहसंयोगी बंध जिनमें पाए जाते हैं वो यौगिक सहसंयोगी यौगिक कहलाते हैं। सहसंयोगी यौगिक की अगर हम उदाहरण की बात करें तो सहसंयोगी यौगिक में एक तो आता है डायमंड, दूसरा ग्रेफाइट, हीरा और ग्रेफाइट, H2 हाइड्रोजन गैस, O2 ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, N2 CO2 गैस, ये सभी गैसें होती हैं सहसंयोगी यौगिकों में गिनी जाती है। अगला क्वेश्चन है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, अपर रूपता किसे कहते हैं? देखो यहाँ पर 2021 में पूछा वो क्वेश्चन है,
कार्बन के दो अपर रूपों के नाम लिखिए। हम आपको बता दें कि ये भले ही दो पूछ रहे हैं, लेकिन आपसे पूछा जाए कार्बन के कितने अपर रूप मिलते हैं प्रकृति में, मुख्य रूप से 3 मिलते हैं। एक डायमंड, दूसरा ग्रेफाइट, तीसरा फुलेरिन। हीरा, ग्रेफाइट और बकमिस्टर फुलेरिन के नाम से 3 इसके बेहतरीन अपर रूप होते हैं। जब एक ही तत्व प्रकृति में एक से अधिक रूपों में मिलता है, जो दिखने में मतलब जिसके भौतिक गुण भिन्न होते हैं लेकिन रासायनिक गुण समान होते हैं, ऐसे यौगिक और ऐसे तत्व के ये सभी रूप अपर रूप कहलाते हैं और इसी परिघटना को अपर रूपता कहते हैं। तो हम बात करेंगे कार्बन के दो अपर रूपों की, हीरा और ग्रेफाइट की। फुलेरिन की बात नहीं हो रही है। तो देखो, हीरा का उपयोग पूछा हुआ है कि इनके उपयोग बताइए। तो हीरे का उपयोग गहनों में करते हैं रत्नों के रूप में। दूसरा, इसका उपयोग कांच काटने वाले औजार आते हैं, पत्थर में छेद करने वाली ड्रिलिंग मशीन आती है, उसमें भी हीरे का उपयोग किया जाता है। ग्रेफाइट का उपयोग चूर्ण के रूप में भारी मशीनों के पुर्जों को चिकना करने में, लुब्रिकेंट की तरह, यानी फ्रिक्शन और घर्षण को कम करने में इसका उपयोग किया जाता है। और साथ में हम आपको बता दें, विद्युत का सुचालक होता है, इसीलिए विद्युत सेल हुआ करते, इनमें भी इसका उपयोग किया जाता है। और आपको खुशी की बात बताएं कि लकड़ी की पेंसिल, जिसे आप काठ की पेंसिल कहते हैं, उसमें से काठ वाले पोर्शन को हटा दें तो जिससे आप लिखते हैं वो वास्तव में ग्रेफाइट होता है। तो पेंसिल की लीड है वो भी किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की बनी होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आखिर अंतर क्या है? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में सिर्फ एकल बंध होता है, जैसे कार्बन एकल बंध कार्बन, जैसे कार्बन एकल बंध कार्बन, 3 है, 4 है, 6 जितने भी दिए, सबके बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड एकल बंध पाया जाता है, समझ जाइए वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण एल्केन होते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो कार्बन परमाणुओं के बीच में कम से कम एक द्वयाबंध या फिर त्रियाबंध उपस्थित होते हैं, यानी एक डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होता है, वो कहलाते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। जैसे मैंने कहा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, जैसे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ये कहलाते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। यह नीली ज्वाला के साथ में जलते हैं। ज्वाला कलर देखिए, यह नीली ज्वाला के साथ जलते हैं। और यहां पर आप देखेंगे, देखो ये नीली ज्वाला के साथ जलते हैं, ये धुएं के साथ जलते हैं। इसमें प्रतिस्थापन अभिक्रिया मुख्य रूप से होती है। इसमें संकलन मतलब युग्मन अभिक्रिया होती है। संकलन का मतलब युग्मन अभिक्रिया होती है, जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता था। यह अपेक्षाकृत कम क्रियाशील होते, इनकी क्रियाशीलता इनसे अधिक होती है। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो मीथेन गैस, ईथेन गैस एल्केन के उदाहरण है, और एल्केन हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। एथीन और एथाइन हुआ करते हैं, एल्कीन और एल्काइन ये दोनों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो यहां पर हम देखेंगे कि संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में ये डिफरेंस था। चलिए बात करते हैं एल्कीन और एल्काइन को परिभाषित करते हुए एक एक उदाहरण लिखिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहां आप देखेंगे तो 2023 में वो क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की इस 2026 में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। मैं आपको बता दूं, कुछ पैटर्न ऐसा होता है गवर्नमेंट का कि जो पिछले साल पूछे हुए क्वेश्चन है उसमें से 2023 या 2024 में पूछे, वो 2026 के अंदर रिपीट होने के चांस ज्यादा है उनके। लिखा हुआ एल्कीन क्या है? वे हाइड्रोकार्बन जिनमें दो कार्बन परमाणुओं के बीच में कम से कम एक द्विबंध उपस्थित होता है, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, दो हाइड्रोजन यहां जोड़ दीजिए, दो हाइड्रोजन यहां जोड़िए, बन गया C2H4। दो कार्बन है तो हम कहते हैं एथीन, एल्कीन है तो एथीन, तो एथीन इसका उदाहरण है C2H4। एल्काइन क्या है? वे हाइड्रोकार्बन जिनमें दो कार्बन परमाणुओं के बीच में कम से कम एक त्रियाबंध पाया जाता है, मतलब कम से कम ये कंडीशन होती है। 3 यहाँ पर है तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, मैं लिखूंगा ये C2H2 हो गया। और C2H2 हुआ तो उसको हम नाम देंगे, दो कार्बन का है, त्रिबंध उपस्थित है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इथाइन है। एल्काइन में क्या है? ये इथाइन है। तो इस तरह से एल्कीन और एल्काइन इनको परिभाषित किया। अब हम बात करते हैं विकृत एल्कोहल किसे कहते हैं। 2024 में आया वो क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। मैं आपको बता दूं, एल्कोहल जिसको विकृत कर दिया हो, जिसको डिस्टर्ब कर दिया हो। आखिर मैं आपको बता देता हूं कि एल्कोहल की जितनी भी फैक्ट्री होती है यहाँ दारू बना करती है, वहां पर जब इथाइल एल्कोहल C2H5OH बनाते थे, इथेनॉल जिसे आप कहते हैं, उसको ज्यादातर मजदूर पी जाते थे, उस कंपनी को घाटा होता था, काम नहीं हो पाता था। तो उस कंपनी के मालिक ने फिर जब विचार किया तो उन्होंने क्या किया, इस
इथेनॉल के अंदर मीथेनॉल को मिला दिया, मतलब इथाइल अल्कोहल में मिथाइल अल्कोहल जो कि जहरीला होता है, जिसको पीने के बाद में वॉमिटिंग होती है, उल्टी होती है ना। तो इथाइल अल्कोहल को न पी पाए आदमी, तो उन्होंने क्या कर दिया, इसमें मिला दिया मिथाइल अल्कोहल, और मिथाइल अल्कोहल जैसे ही मिलाया तो जो अल्कोहल था वो विकृत हो गया, और ऐसा अल्कोहल विकृत अल्कोहल कहलाया। तो विकृत अल्कोहल वो इथाइल अल्कोहल है, वह इथाइल अल्कोहल है, वह शराब या दारू है जिसके अंदर हमने मिथाइल अल्कोहल को मिला दिया है, और मिथाइल अल्कोहल का प्रभाव थोड़ा सा विषैला होता है, तब इस अल्कोहल को विकृत अल्कोहल कहते हैं। अब देखिए, हाइड्रोकार्बन की परिभाषा लिखिए। प्रथम 4 हाइड्रोकार्बन के नाम लिखना है, सूत्र लिखना है, साथ में संरचना भी लिखना है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है 2020 में, 2025 में, 2023 में। तो प्रथम सबसे पहले हाइड्रोकार्बन क्या है? ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एवं कार्बन उपस्थित होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब हाइड्रोकार्बन 2 तरह के होते हैं, असंतृप्त और संतृप्त। संतृप्त में एक ही होता है एल्केन। वो करेंगे एल्केन के प्रथम 4, तो देखो एल्केन में प्रथम 4, एक होता है मीथेन, एक मीथेन, दूसरा इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। 6 ले दिए। आप 4 की बात कर रहे हैं, 6 लिखे हुए। आप चाहें तो 4 याद कर लेना, मीथेन गैस, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, ये 4। मीथेन का फॉर्मूला CH4, इसमें कार्बन जोड़िए C2, इसमें 2 हाइड्रोजन जोड़िए C2H6, CH4 C2H6, यहाँ पर C3H8 C4H10। आप 4 कर लीजिए। ये देखिए CH4 को कैसे बनाएं, कार्बन 4 हाइड्रोजन लगा दीजिए, ये देखिए हाइड्रोजन। C2H6 को कैसे लगाएं, कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दीजिए, ये हाइड्रोजन। C3H8 को कैसे लगाएंगे, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए। C4H10 को कैसे बनाएंगे, 1 2 3 और 4, यहाँ पर हाइड्रोजन लगेंगे सबसे पहले, यहाँ पर हाइड्रोजन लगेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन लगेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन लगेंगे, ये देखिए C4H10। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि मीथेन एवं एथीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। तो देखो यहाँ पर बता दूं कि 2022 में पूछा, 2019 में, 21 में, 2024 में मीथेन गैस। तो मीथेन गैस सूत्र होता है CH4। एक कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, तो एक कार्बन जुड़ेंगे तो कार्बन ये हो गया। 4 हाइड्रोजन जोड़ना चाहेंगे तो यहाँ पर कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के, हाइड्रोजन का 1, ये 1, ये 1 और ये 1। यहाँ पर हाइड्रोजन है, 4 जगह आप हाइड्रोजन लगाइए। फिर एक सर्कल बनाएंगे जो इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करेगा। देखिए इस सर्कल के अंदर 2 4 6 और ये 8, कार्बन के 8 कंप्लीट। हाइड्रोजन के देखिए एक सर्कल ऐसा बनाए, 2 आएंगे, हाइड्रोजन के 2, हाइड्रोजन के 2, हाइड्रोजन के 2, हाइड्रोजन के 2 कंप्लीट। अब हम बात करेंगे CH4 के बाद एथीन। एथीन का सूत्र C2H4, 2 कार्बन, ये देखो 2 कार्बन, 4 हाइड्रोजन, 1 2 3 और 4। इसमें हम देखेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन ये है और दूसरा ये है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 कंप्लीट, यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 कंप्लीट, यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 कंप्लीट, हाइड्रोजन के 2 कंप्लीट। अब यहाँ पर देखिए इस कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं, इस कार्बन के 2 ये हैं, इस कार्बन के 2 ये हैं और 2 यहाँ पर है, 4 इलेक्ट्रॉन टोटल। यहाँ पर अब देख कार्बन के 8, 4 तो ये हो गए, 4 2 6 2 8, इस कार्बन के 8, 4 ये हो गए, 2 ये हो गए 6 और ये 2 8। इस तरह से इनका ऑक्टेट यानी अष्टक पूर्ण हो जाता है, ये इनकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आ जाती है। चलिए हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 17, साबुन एवं अपमार्जक में अंतर लिखिए। पूछा हुआ क्वेश्चन है 2019 और 2022 में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। साबुन होते हैं उच्च अणुभार वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम और पोटेशियम लवणों को साबुन कहते हैं। अपमार्जक जिन्हें आप डिटर्जेंट कहते हैं। लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल के अमोनियम एवं सल्फोनिक लवणों को अपमार्जक अथवा डिटर्जेंट कहते हैं। मैं आपको बता दूं साबुन वो होता है जो तसलिया साबुन आता है, वो बट्टा साबुन आता था, वो डॉक्टर साबुन आता था वो, लेकिन जो रिन आता है, सर्फ एक्सेल आता है, ये रियलिटी में डिटर्जेंट है। दूसरा देखिए, ये मृदु जल के साथ में ही झाग उत्पन्न करते हैं। यदि बेहतरीन कपड़े साफ करना चाहते हैं तो साबुन से कपड़े साफ होते हैं सिर्फ सिर्फ मृदु जल में, मतलब जो खारा पानी नहीं होता, जिसमें लवणों की मात्रा अधिक नहीं होते, वहां पर हम कपड़े साफ कर सकते हैं सिर्फ
कपड़े साफ कर सकते हैं साबुन से भी। डिटर्जेंट होता है वो मृदु जल और कठोर जल दोनों में झाग बनाता है, दोनों में बेहतरीन कपड़े साफ कर सकता है। यहां पर आप देखें कठोर जल में, ये कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम लवणों के साथ में एक अवलेय पदार्थ बनाते हैं जिसको हम स्कम अथवा सफेद अवक्षेप कहते हैं। इसलिए जब कपड़ों पर रगड़ा जाता है साबुन तो वहां पर सफेद धारियां बन जाती हैं, वो इन्हीं की बनती है। ये कठोर जल में कभी भी कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ में अवलेय पदार्थ नहीं बनाते, स्कम का फॉर्मेशन, स्कम का निर्माण बिल्कुल नहीं करते। इनकी साफ करने की जो खासियत होती है, कपड़े साफ करने की खासियत वो कम है, इनकी कपड़े साफ करने की खासियत है तुलनात्मक रूप से अधिक होती है। ये साबुन और अपमार्जक में अंतर होता है। चलिए, यदि आपको हमारा सेशन अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक गुड बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले कंसेप्ट के साथ। गुड बाय।